आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम अब एक ऐसे मोड पर पहुंच चुका है जहां पर सिर्फ विमान नहीं बल्कि पूरे देश की एरोस्पेस ताकत दांव पर लगी हुई है। तेजस मार्क टू वो लड़ाकू विमान जिसे भारतीय वायुसेना का भविष्य माना जा रहा है, अब आखिरकार निर्माण के चरण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन भी है। हाल ही में एचएएल ने ये कहा कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये पहले प्रोटोटाइप को लेकर के था या दूसरे प्रोटोटाइप को लेकर के था। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी जो नई रिपोर्ट्स हैं और एचएएल ने क्या इसको लेकर टिप्पणी करी है उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल एचएएल ने हाल ही में तेजस मार्क टू प्रोग्राम के जो डेवलपमेंट हैं उन पर कुछ टिप्पणी करी है और उसमें डिले को जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई है। उन्होंने ये कहा कि ये देरी किसी तकनीकी खराबी या फंड की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक बड़े रणनीतिक फैसले की वजह से आई है। उन्होंने कहा कि इस डिले के लिए एचएएल जिम्मेदार नहीं है। आइए जानते हैं ये क्या है। हम जानेंगे कि क्या आखिर तेजस मार्क टू प्रोग्राम डिले को फेस कर रहा है। क्या 65% लोकलाइजेशन से अब हम 80% लोकलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं, और क्या ये देरी भारत के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत का तेजस मार्क टू प्रोग्राम लंबे समय से भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जाता रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले भविष्य में हमें तकरीबन 200 से ज़्यादा जो तेजस मार्क टू विमान है ये देखने को मिलने वाले हैं। अब तेजस मार्क टू सिर्फ मार्क वन अल्फा का एक अपग्रेडेड वेरिएंट नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से ये एक नए श्रेणी का मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। जहाँ तेजस मार्क वन अल्फा एक हल्का लड़ाकू विमान है, तो वहीं तेजस मार्क टू को ज़्यादा पावरफुल इंजन, ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, लंबी रेंज और आधुनिक एवियोनिक्स के साथ डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मीडियम वेट फाइटर में जो एक बड़ा गैप क्रिएट होगा उसको फिल करने की जिम्मेदारी इसी विमान के ऊपर होगी। असल में तेजस मार्क टू का उद्देश्य भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 और जैगुआर के साथ साथ मिग 29 जैसे जो पुराने विमान हैं उनकी जगह लेना है और कैपेबिलिटी जो गैप है उसको कम करना है। इस प्रोग्राम को लेकर सबसे ताज़ा खबर ये सामने आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि तेजस मार्क टू के पहले प्रोटोटाइप की जो स्ट्रक्चरल असेंबली है वो लगभग पूरे होने को है और ये विमान 2027 तक अपनी पहली उड़ान को पूरा कर सकता है। कुछ आर्टिकल्स में ये भी कहा गया कि तेजस मार्क टू का जो विमान है इसकी जो उड़ान है वो हमें 2027 में देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है। पहले डीआरडीओ के सोर्सेज ने, डीआरडीओ के सीनियर ऑफिशियल्स ने और आडा के ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि इसी वर्ष के अंत तक हमें उड़ान देखने को मिलेगी, और वहीं एचएएल की स्टेटमेंट कहती है कि 2027 तक पहली उड़ान जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान का जो फॉरवर्ड फ्यूजलाज है, सेंटर फ्यूजलाज सेक्शन है और काफ़ी हद तक रियर फ्यूजलाज जो है वो तैयार हो चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट अब डिज़ाइन या कंप्यूटर मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने असली विमान बनने की जर्नी को लगभग पूरा भी कर चुका है। हालांकि आपको याद दिला दे, हाल ही में कुछ खबरें सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि इस विमान के जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। यानी हो सकता है कि इस विमान का जो पहला प्रोटोटाइप है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो अपने टेस्टिंग को पूरा कर रहा हो, और यहाँ पर एचएएल ने संभावित है कि सेकेंड प्रोटोटाइप के बारे में बात करी हो। एचएएल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनका लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक जो पहला प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ग्राउंड टेस्टिंग है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट है, हाई स्पीड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं, उनको आयोजित किया जाएगा और उसके बाद जो पहली उड़ान है तेजस मार्क टू की, ये आयोजित करी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस प्रोग्राम में इतनी डिले हो क्यों रही है। क्या एचएएल इस डिले को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है? शुरुआत में तेजस मार्क टू को तकरीबन 65% इंडिजिनस कंटेंट के साथ विकसित करने की योजना थी और इंडियन एयरफोर्स ने इसका समर्थन भी किया था। लेकिन बाद में भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजनाइजेशन है उनके तरफ जाएंगे और तकरीबन 80% लोकलाइजेशन का टारगेट रखा गया। और यही फैसला पूरे प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को बदलने वाला था, क्योंकि सरकार का मानना था कि अगर भारत भविष्य में एक मजबूत एरोस्पेस शक्ति बनना चाहता है तो सिर्फ विमान असेंबल करना उनके लिए काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन और इंजन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि कई विदेशी पार्ट्स और सिस्टम को हटाकर उनके जगह भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए जो पार्ट्स हैं उनको लगाने का निर्णय लिया गया। अब आप सब जानते हैं एरोस्पेस सेक्टर में अगर आप एक माइनर चेंज भी करते हैं तो वो फिर एक लंबे जो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है उससे गुजरता है, और यही इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिला। ये चीज़ें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं, असल में ये प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान का हर सिस्टम सीधे उसकी सुरक्षा और युद्ध क्षमता से जुड़ा होता है।
अगर आप किसी विदेशी कंपोनेंट को हटाकर एक नया सिस्टम लगाते हैं तो उसे बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, उसका परीक्षण करना पड़ता है, फिर उसे दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसकी रिलायबिलिटी साबित करनी पड़ती है और अंत में उसे फ्लाइट सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त करना होता है। यानी हर नया भारतीय सिस्टम पूरे विमान के डिज़ाइन और टेस्टिंग चक्र को प्रभावित कर सकता है और इसी वजह से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इंजीनियरिंग वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। भारतीय इंजीनियर्स को कई नई सप्लाई चेन विकसित करनी पड़ी, कई एमएसएमईज और निजी कंपनियों को पहली बार इतने एडवांस एरोस्पेस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और ये चीज़ भारत के लिए एक तरफ फायदेमंद थी तो दूसरी तरफ काफ़ी चैलेंजिंग थी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आई जिन्हें इस प्रकार के मटेरियल्स के निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें पहले टीओटी दी गई और उसके बाद उनके द्वारा जो पार्ट्स बनाए गए उन्हें सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़ा और इसमें एक डिले साबित हुई। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए किसी एक उपलब्धि से कम भी नहीं है, क्योंकि पहले भारतीय रक्षा परियोजनाएं काफ़ी हद तक विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर करती थी। आप जानते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, इसमें इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर की है, इसमें रिफ्यूलिंग प्रोब भी कोबम का है, इसके अलावा इंजन जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के हैं और काफ़ी हद तक जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने इम्पोर्ट करे हैं। लेकिन तेजस मार्क 2 में ये चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 में धीरे धीरे भारत अपने जो घरेलू एरोस्पेस इकोसिस्टम है उसके द्वारा तैयार किए गए जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में जो इंडियन एमएसएमईज हैं इन्होंने अपना योगदान दिया है और यही वजह है कि सरकार इस देरी को एक रणनीतिक निवेश के रूप में देख रही है। क्योंकि अगर आज भारत अपने महत्वपूर्ण सिस्टम खुद बनाना सीख जाता है तो भविष्य में हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हम तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सुपर सुखोई और संभावित एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे भी काम करने वाले हैं और आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी पार्ट्स और कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहेंगे और इसीलिए आज की डिले जो कल का एक हमारे लिए कंफर्ट है वो बन सकती है। अगर हम विदेशी पार्ट्स और कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं तो भविष्य में, जैसा कि हमने अमेरिका के केस में देखा, हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में हमें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, सप्लाई चेन में इश्यूज आ सकते हैं और भी कई हमें जियोपॉलिटिकल जो बॉटलनेक्स है वो फेस करने पड़ सकते हैं और ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स और एचएएल बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। खैर, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो तेजस मार्क 2 विमान हमारी बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आ रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि या तो ये विमान अपने एडवांस स्टेजेस में है डेवलपमेंट के या फिर इसकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये शुरू कर दी हो गई होगी। क्योंकि अगर मैं आपको पिछले महीने की रिपोर्ट याद दिलाऊं तो खुद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि तेजस मार्क 2 अपने इनिशियल टेस्ट से गुजर रहा है और उसके बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो चीफ हैं उन्होंने भी यही कहा था कि अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में इसकी पहली उड़ान हो सकती है। लेकिन अगर हम एचएएल के पूर्व सीएमडी की बात करें डीके सुनील सर की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही टाइमलाइन को लेकर बात करी थी। लेकिन जो मौजूदा सीएमडी हैं इनके ऊपर बहुत सारा कार्यभार है और रवि कोटा सर पहले कह चुके हैं कि हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहेंगे। जो हमने पूर्व में गलतियां करी हैं वो इंडियन एयरफोर्स को दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि करंट स्टेटस क्या है, हम किसकी बात माने। देखिए, आज तक जितने भी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं वो यही इंडिकेट कर रही हैं या तो ये विमान अपने एडवांस टेस्टिंग एडवांस इंटीग्रेशन से गुजर रहे हैं या तो इसके ग्राउंड टेस्ट शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।